कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका भाग एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है आपका कार्य की परिभाषा हम लेते हैं। कार्य क्या होता है? तो भौतिक जगत में कार्य तभी मानते हैं जब कोई वस्तु पर बल लगाएं और उसमें विस्थापन हो जाए। विस्थापन भी जरूरी है कि बल की ही दिशा में हो। अतः बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल होता है और इसका विमीय सूत्र जो होता है वो ml/t-2 होता है। एक और चीज है, सीजीएस सिस्टम में भी समझ लीजिए क्या होता है। ये सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। ध्यान रखना है, कार्य का मात्रक अर्ग होता है सीजीएस पद्धति में। अब थोड़ा सा कार्य के बारे में लेते हैं। मान लिया ये कोई वस्तु है। इस वस्तु पे अगर बल इधर की दिशा में लगाया जा रहा है, क्षैतिज दिशा में नहीं लगाया जा रहा है, तो इस पे क्या होगा इसका। और मान लिया ये इतनी दूर विस्थापित हो जाती है, ये वस्तु बल लगाने के कारण इतनी दूर विस्थापित हो जाती है। यदि ये कोण थीटा है तो इधर की तरफ जो काम करेगा बल का वो एफ कॉस थीटा काम करेगा, और ऊपर की तरफ जो घटक काम करेगा वो एफ साइन थीटा काम करेगा। तो कार्य की परिभाषा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये विस्थापन बल की ही दिशा में होना चाहिए। कार्य को हम W से दिखाएंगे। बल का क्षैतिज घटक काम करेगा तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा और विस्थापन डी हो जाएगा। तो वास्तव में W बराबर हो गया जो वो एफ डी कॉस थीटा हो गया। अब कार्य जो है थीटा पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसमें यदि थीटा बराबर 0 ले लिया जाए तो क्या होगा। चलते हैं अगले पेज पे, थोड़ा सा देखते हैं। कार्य भी जो बताया मैंने, W बराबर जो है एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। पहला केस ले रहा हूं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री ले लिया जाए तो W बराबर कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ध्यान रखना, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो W का मान जो है वो एफ डी हो जाएगा। तो ये बल गुणा विस्थापन वाला सूत्र लग जाएगा। सेकंड केस में ले रहे हैं, यदि थीटा का मान 90 अंश हो जाए तो W क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। और एफ डी कॉस 90 का मान 0 होता है। तो कुल मिलाकर के जो है कार्य 0 हो जाएगा। मतलब इस स्थिति में आदमी भले ही सामान लेकर के खड़ा है और अगर वो बल की दिशा में नहीं चल रहा है तो उसका कार्य 0 ही माना जाएगा। अब एक और स्थिति आती है जहां ऋणात्मक कार्य भी शो होता है। यदि थीटा का मान हम कितना ले लें, 180 अंश ले लेते हैं, विपरीत दिशा में अगर कर देते हैं तो उस केस में W का जो मान है वो एफ डी कॉस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चूंकि कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है तो इसमें मान रख देंगे। तो W बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस का मान -1 रख दिया तो W का मान -F/D हो जाएगा। तो ये एक ऋणात्मक कार्य दिखेगा। इस तरह से कार्य के अनेक रूप दिख गए आपको। ये हो गया एक रूप यहाँ हो गया और ये एक रूप और हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को परिभाषाओं के अनुसार चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे ये कार्य हो रहा है।
चलिए देखते हैं। अब हम लोग जो है धनात्मक कार्य के लिए बताया मैंने इसी में ही क्या परिभाषाएं थी, अभी आपको कार्य का दिखाया बना करके। तो धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन दिशा एक समान होती है अथवा बल और विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण होता है, तो बल का कार्य यानी जो बल द्वारा कार्य किया जाएगा वो हमेशा धनात्मक होगा। न्यून कोण होने पर कॉस का मान धनात्मक आएगा। तो उदाहरण दे रखे हैं, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से एक बाल्टी को रस्सी द्वारा, जो बाल्टी से बंधी है, बाहर निकालने में जो किया गया कार्य है वो धनात्मक ही होता है, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा में समान होती है, यानी कि थीटा का मान 0 दिया होता है। अब सेकंड उदाहरण है इसका, जब कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरती है तो गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य होता है, यानी इस वक्त भी कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि धनात्मक दिशा में ही विस्थापन भी होता है हमारा। अब चलते हैं ऋणात्मक कार्य की तरह। ये ऋणात्मक कार्य क्या होता है देखते हैं इस ऋणात्मक कार्य को भी। तो जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है, ये आपको बताया था 180 अंश का कोण जब बनाया था मैंने तभी बताया था आपको, अथवा उसके मध्य का कोण अधिक होता है, यानी अधिक कोण होता है, तब भी 90 डिग्री से अधिक होता है, तब भी मान जो है इसका ऋणात्मक आना चालू हो जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको, जब भी मान जो है वो अधिक कोण पे अगर लगाया जा रहा है बल, तो उसका मान ऋणात्मक आता है और वो कार्य को भी ऋणात्मक कर देता है। उदाहरण दिया हुआ है नंबर 1, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से एक बाल्टी को रस्सी द्वारा, जो बाल्टी से बंधी है, बाहर निकालने में किया गया कार्य धनात्मक होता है, किंतु गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल जो है विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ध्यान रखना, उस वक्त जब बाल्टी को ऊपर लेकर के आते हैं तो गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा होता है, इसलिए गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्योंकि गुरुत्वीय बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए थीटा का मान 180 अंश हो गया। और मैंने डब्लू का जो सूत्र बताया था वो एफ डी कॉस थीटा बताया था, इसमें मान धर देंगे तो एफ डी कॉस 180 आ जाएगा। तो एफ डी कॉस 180 का मान -1 होगा, इसकी वजह से माइनस का एफ डी हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या है यदि किसी आनत तल पर नीचे सरकती हुई किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निकालें, तो घर्षण के द्वारा कार्य भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि घर्षण बल जो है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। हमेशा ध्यान रखना, घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब चलते हैं शून्य कार्य क्या होता है। शून्य कार्य यदि बल वस्तु की गति के लंबवत हो, ध्यान रखना ये लंबवत शब्द जरूर आना चाहिए, लंबवत हो या बल लगाए जाने वाले वस्तु विस्थापन शून्य हो जाए, या तो विस्थापन शून्य हो जाए या लंबवत बल लगाया जाए, तो बल का जो कार्य का परिमाण है वो शून्य होता है, यानी इस कार्य को हम शून्य कहते हैं। मान लिया जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है ये कि एक कुली अपने सिर पर सूटकेस रखकर प्लेटफॉर्म पर क्षैतिज दिशा करता है या खड़ा रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य ही होगा, क्योंकि खड़ा रहा तो विस्थापन 0 होगा, तो डब्लू 0 हो जाएगा एफ डी से, तो एफ इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यदि लंबवत बल लग रहा है तो अब भी वो शून्य होगा। नंबर 2, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है, ध्यान रखना एक समान वृत्तीय गति कर रही है, तो उस पर केंद्र की दिशा में अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल वस्तु की गति के लंबवत होता है और लंबवत होने के कारण अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है। तो ये याद रखना है बच्चों आप लोगों को कि इस दिशा में क्या होता है, थीटा का मान 90 डिग्री होने की वजह से कार्य 0 हो जाता है। तो ये डब्लू आप लोगों को याद रखना है क्यों हो जाता है, क्योंकि सूत्र में क्या होता है एफ डी कॉस 90 आ जाएगा, थीटा जहाँ रहते हैं, तो ये डब्लू का निकल के आएगा मान जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। अभी पीछे मैंने इसको हल करके दिखाया था आप लोगों को। अब चलते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या चीज़ है। तो किसी वस्तु द्वारा उसकी गति, स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त की गई या छोड़ी गई ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये यांत्रिक ऊर्जा है और ये जो है आपको लिखना है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा, नंबर 2 गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र लगता है ध्यान रखना बच्चों, स्थितिज
ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम U से दिखाते हैं और U का सूत्र जो होता है ध्यान रखना ये mgh कार्य करता है। और गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को हम K से दिखाते हैं। ये गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को हम अधिकतर K से दिखाते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, KE कह दीजिए, या इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी, और इसको पीई से भी दिखाते हैं, पीई दिखा दो या यू से दिखा दो। ये जो है गतिज ऊर्जा है, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम, इसलिए इसको हम कहीं पर के ई से शो करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में के से दिखा देते हैं। तो के का जो सूत्र होता है वो 1/2 mv² होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान हो गया और v वेग हो गया, और यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई पर यह वस्तु स्थित है उस स्थिति में। तो ये दोनों ही सूत्र आप लोगों को याद करने हैं, और इन्हीं सूत्रों पर हमारे कुछ प्रश्नों के हल आएंगे, तो उनको आपको हल करना पड़ेगा। चलते देखते हैं जरा क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अब लेते हैं जरा गतिज ऊर्जा के बारे में। यह है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान रखना गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब मान लेते हैं इसमें, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और v वेग से चल रही है, गतिशील कर रही है, तो उस पर अवरोधी बल यानी बल जो लग रहा है वो F लग रहा है। करने पर उसमें मंदन A उत्पन्न हो जाता है, और जिससे वह वस्तु d दूरी चल करके रुक जाती है, यानी बाद में वो रुक गई है। तो कार्य जो निकालेंगे, कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन द्वारा हो जाएगा। ये बल हो गया, ये बल की दिशा में विस्थापन हो गया, यानी d हो गया। तो ये सूत्र हो गया W बराबर F इंटू डी, ये सूत्र हो गया हमारा। परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, और ये मान ऊपर रख देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, ma इंटू डी हो जाएगा। अब आगे देखना चालू करते हैं क्या क्या हमारे साथ पास सूत्र है। सूत्र भी आपको W बराबर क्या निकाल के दिखाया, ma इंटू डी निकाल के दिखाया गया। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया, और इस समीकरण का नाम 2 दिया गया, तो मैं भी यहाँ पर समीकरण का नाम 2 दे देता हूँ। अब देखो गति के समीकरण के लिए जो प्रारंभिक वेग था उसका v था वेग, और इसका जो त्वरण था वो कितना था आपका, निकालना है हमें कितना है त्वरण इसका, और जो अंतिम वेग है वो रुक गई थी यानी 0 हो गया, और s का मान जो है वो d के बराबर हो गया। तो सूत्र होता है हमारे पास v² बराबर u² प्लस 2as। तो v² ये तो 0 हो गया था, और ये u², यहाँ पर वेग v दिया था तो v² हो जाएगा, और माइन प्लस का ये हो जाएगा कितना, 2a इंटू डी, तो ये तो 0 हो गया। अब इसमें कार्य का जो मान आएगा वो, ये चूंकि इसमें क्या था हमारे पास, मंदन काम कर रहा था, तो a को हम नेगेटिव ले लेते हैं, इसको हम a को ऋणात्मक लेते हैं। जरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का a ले लीजिए, तो ये माइनस का 2a इंटू डी हो जाएगा। तो v² माइनस 2a इंटू डी आ जाएगा, तो 2a इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, v² अपॉन 2a हो जाएगा। किसका मान आएगा, ये आपका d का मान आएगा बच्चों। ये इसमें से पहले 1 मिनट देख लेते हैं, इसको v² रहने दीजिए। इससे d का जो मान आ जाएगा वो v² अपॉन 2a आ जाएगा। तो d का मान कहाँ रखना चाह रहे हैं हम, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। 2 में कितना हो जाएगा, तो w बराबर है ma तो अपनी जगह है, और d का मान अभी रख रहे हैं हम कितना, v² अपॉन 2a। तो ये a से a कट जाएगा, तो w का मान जो आ जाएगा 1/2 mv²। यही किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाता है।
तो गतिज ऊर्जा को मैंने के से दिखाना चालू किया था, तो के बराबर डब्लू हो जाएगा। तो के का ये सूत्र जो है कितना आ जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा। और ये सूत्र बच्चों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आप लोगों को। बार बार बता रहा हूँ मैं इसको कि आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। चलो देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ क्या बढ़ता है मामला हमारा। ये अब आ गया स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण अथवा विकृति अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण दे रखा हमने, बांधों में एकत्रित जल में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर होने के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। और इसका उपयोग क्या करते हैं हम, टरबाइन को चला करके विद्युत उत्पन्न करने में करते हैं। और घड़ी में भी होता है बच्चों, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ियाँ आनी है, लेकिन पहले की जो आती थी घड़ियाँ उसमें चाबी भरी जाती थी। तो घड़ी में चाबी भरने पर उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और जो घड़ी की सुइयों को चलाती है। इस तरह से वो हमेशा चलती रहती है और काफ़ी दिनों तक चलती है, उसमें किसी सेल की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसा ही हमारे जो प्रयोगशाला में एक घड़ी होती है वो भी आपको पहले चाबी भरनी पड़ती है, तो स्प्रिंग उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है जिसके कारण चलती है। प्रैक्टिकल में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी एग्जामिनर आता है तो उसके बारे में एक जरूर पूछता है कि उस घड़ी में कितने सेल लगे होते हैं। उस घड़ी में बच्चों कोई सेल नहीं होता है, केवल चाबी भरने पे वो घड़ी चलती है। ध्यान रखना, वो घड़ी केवल चाबी भरने पर चलती है। हमेशा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, इसमें कितने सेल लगे हैं, क्योंकि आज का युग सेलों पर ही टिका हुआ है। अब आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या चलता है हमारा, ये देखना है। थोड़ा सा सूत्र के बारे में चल रहे हैं लेकर के कि सूत्र हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लेना चालू कर रहे हैं। तो मान लिया हमने कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाते हैं, उसको उठाया जाता है मतलब। तो वस्तु का भार mg होगा जो बल की तरह से काम करता है, सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। इसे हम भार कहते हैं या गुरुत्व बल कहते हैं। इसके विरुद्ध वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर उठाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे पीछे गतिज ऊर्जा हुई थी वैसे इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उसको पृथ्वी सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। तब कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन से होगा। बल की दिशा में ही विस्थापन होना चाहिए, तो बल कितना था हमारा, mg था और विस्थापन s था। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था, mgh के बराबर होता है। और मैं इसको u से भी दर्शाता हूँ, इसलिए u से भी याद रखना, mgh इसका सूत्र हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, बल जो काम कर रहा है यानी बल जो ले रहे हैं वो F है और F जो है वो mg गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। ध्यान रखना इसको, ये गुरुत्वीय बल है और ये दूरी जो थी वो h थी इसमें। तो ध्यान रखना दूरी जो है हम h से ले रहे हैं। अब देखते हैं जरा स्प्रिंग को खींचने में कितना कार्य किया जा रहा है। स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य की गणना समाकलन विधि से करनी है। ग्राफी विधि से तो बाद में देख लेंगे हम लोग बच्चों, क्लास में देखेंगे इसको ग्राफी विधि वाला। हम केवल अभी जो है समाकलन विधि का इस्तेमाल करना चालू करते हैं। ध्यान रखना है इस समाकलन विधि से हम उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे। तो कार्य जो है W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। ध्यान रखना कार्य का जो सिंपल सा सूत्र है वो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है वैसे तो ये, लेकिन विस्थापन ही लिख दे रहा हूं मैं केवल यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये विस्थापन है बच्चों। अब इसमें W कार्य दिखाया गया, विस्थापन F दिखा दिया गया और dx अल्प दूरी है। ठीक है, जो बल है चूंकि सदिश राशि है इसलिए हम F को वेक्टर से भी शो करते हैं और विस्थापन को किससे शो करते हैं, डी से शो करते हैं। लेकिन ये भी एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर वेक्टर भी हम लगा सकते हैं, तो वेक्टर की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अब हम चल रहे हैं, तो F बराबर माइनस का के एक्स, क्योंकि जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो स्प्रिंग हमें भी खींचती है, तो विपरीत दिशा में बल लग जाता है, विस्थापन विपरीत हो जाता है, इसलिए माइनस के एक्स लगाया जाता है। तो F का मान ये हुक के द्वारा लिया गया नियम था। ये F समानुपाती क्या होता है,
अगर किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, ध्यान रखना ये नियम जो है हुक का नियम है, हुक के नियम से अगर किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है तो जिस बल से खींचा जा रहा है वो उसमें विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, और F बराबर जो स्प्रिंग द्वारा बल लगाया जा रहा है वो विस्थापन के विपरीत हो गया, तो माइनस का के एक्स आ जाता है आपका। तो ये ध्यान रखना है। तो ये सूत्र आपका यहाँ लगा दिया गया, के एक्स, और ये डी एक्स अल्प दूरी चल रहा था जो उसके लिए विस्थापन जो यहाँ पे दिया गया था, बहुत अल्प विस्थापन डी एक्स दिया गया था। अब इसमें क्या होगा, के नियतांक है तो के तो बाहर आ जाएगा, और x का जब समाकलन करते हैं तो x होता है, इसमें पावर 1 जोड़ते हैं और इसको उसी से भाग कर देते हैं 1 + 1 से, तो ये 2 हो जाएगा, वही 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो x² 2 हो गया। अब समाकलन में जो लिमिट होती है वो 0 से लेके x तक, क्योंकि स्प्रिंग को हम पहले 0 में था फिर वो x में हो गया। मान लिया ये स्प्रिंग लटका हुआ है तो ये ऐसे आपको खींचा गया, ये 0 में था, लेकिन जब इस पर बल लगाया गया तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये जितनी बढ़ी है ये बच्चों x दूरी थी, और शुरू में वो 0 पे थी यहाँ पर, तो ये ऐसे ही लेना पड़ता है। यहाँ x बराबर 0 था, यहाँ x बराबर x हो गया है, तो 0 से लेके x तक लिमिट हो गई। तो ये इसका जो समाकलन हो गया, समाकलन में क्या हो गया, अब ऊपर वाली लिमिट रखते हैं माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ये कार्य जो है, ये जो किया गया कार्य, यही माइनस का 1/2 के एक्स² हो जाएगा। तो ये एक सूत्र है जो आप लोगों को तैयार करना है, स्प्रिंग के लिए सूत्र है ये। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। एनी हाउ तिमाही में भी पूछ सकते हैं, छमाही में भी पूछ सकते हैं, और एनुअल में भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरीके से याद रखेंगे आप लोग। चलिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य, ध्यान रखना, किया गया कार्य जब कार्य करें तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। जितना उसकी गति ऊर्जा बदल जाती है वो किए गए कार्य के बराबर ही होती है। तो W बराबर 1/2 m, और v² - u²। v क्या है, अंतिम वेग है, u इसका प्रारंभिक वेग है, और m इस वस्तु का द्रव्यमान। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का अंतिम वेग तथा u प्रारंभिक वेग है। इस तरह से ये कार्य हमें निकालना है। अब इसके लिए हम इस व्यंजक को थोड़ा हल करना चाहेंगे, देखते हैं हल करके क्या मिलता है। तो गति की समीकरण वगैरह लगानी पड़ेगी हमें। तो गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से तृतीय समीकरण क्या थी बच्चों, v² बराबर था u² + 2as। अब ये v² माइनस का u² हो जाएगा बराबर 2as आ जाएगा, और ये विस्थापन है s, तो हम इसी को निकालना चाह रहे हैं s को। तो s का जो मान हो जाएगा वो v² - u² 2a हो जाएगा। तो ये सूत्र s का यानी विस्थापन का सूत्र हो गया ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्या चीज है, विस्थापन हो गया। अब क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल जो है वो F हो गया, और विस्थापन जो हो गया वो D हो गया। ये कार्य हो गया, लेकिन F बराबर कितना होता है, ma होता है, और यहाँ पे D जो है वो S के बराबर है। तो जो W का सूत्र हो जाएगा वो ma इंटू D की जगह S आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, D की जगह अब S लिख दीजिए, क्योंकि हमने इसको S ले लिया है, और S का मान भी रख दीजिए। तो W बराबर कितना हो जाएगा, ma है, और S का मान कितना आ जाएगा, ये यहाँ लिख देते हैं v² - u² 2a। चलते हैं, अब W बराबर आपका अभी सामने जो आया था वो ma v² - u² 2a आया था, इसमें a से a कट जाएगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 m v² - u²। अब इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो W बराबर हो जाएगा 1/2 m v² - 1/2 m u²। तो ये तो कार्य हो गया, और ये क्या हो गया,
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। आप इस सूत्र को यहां तक भी छोड़ सकते हो, यहां तक भी सिद्ध करने के लिए आता है, कभी कभी दिया हुआ रहेगा, इतना ही सिद्ध करना है आपको। तो कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अतः किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ये सिद्ध करने के लिए भी आता है। क्या लिखा होता है? सिद्ध कीजिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। तो ऐसा भी आ जाएगा, इसलिए आप लोगों को ऐसा भी याद रखना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में हम संबंध निकालते हैं। तो मान लिया m द्रव्यमान तथा v वेग से वस्तु गतिशील है और इसका रेखीय संवेग p बराबर mv हो जाएगा। वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हो जाएगी। तो अब देखते हैं इन सूत्रों में हम कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे p बराबर mv था, इसका नाम समीकरण 1 रख दीजिए। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो है हम v का मान निकाल लीजिए। तो v का मान कितना हो जाएगा? p/m हो जाएगा। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिए। तो k का मान कितना हो जाएगा? 1/2 है, m है, और v² का मान ये रखेंगे p/m, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा 1/2 m, ये कितना हो गया? p²/m² हो जाएगा। एक स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसकी m की इधर गुणा कर देंगे तो p² बराबर कितना हो जाएगा? 2mk आ जाएगा। इस प्रकार p² का मान आ गया हमारा 2mk। तो p बराबर कितना हो जाएगा? √2mk। तो ये आपका संबंध आ गया है जो कि आप लोगों को तैयार करना है। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, p बराबर √2mk। ये गतिज ऊर्जा और उसके संवेग के बीच में संबंध है। तो गतिज ऊर्जा और उसके बीच संवेग के बीच में संबंध आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये सब जितने संबंध होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में यही संबंध तो तैयार करना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा आता है, ये थोड़ा बड़े क्वेश्चनों में रहता है। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसका रूपांतरण होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। अब मान लिया कोई ये वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, तो इसका स्वतंत्रतापूर्वक h ऊंचाई से गिरा रहे हैं। माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, स्वतंत्रता पूर्वक h ऊंचाई से गिराई जाती है। जिसकी विभिन्न स्थितियां चित्र में दर्शाई गई है। चलिए ये दर्शाई गई है, यहाँ पर देख लो। मान लिया ए पर है तो ये है, बी पे यहाँ आ जाएगा और सी पे जब आ जाएगा तो ये यहाँ हो जाएगा। तो पहले हम ए पर लेना चालू करते हैं। तो बिंदु ए की बात करते हैं पहले।
बिंदु ए पर क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं जरा। बिंदु ए पे क्या क्या काम हो रहा है। बिंदु ए पर पिंड की हम कुल ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं। कुल ऊर्जा का मतलब एक तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा और प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। वी का मान यहाँ शुरू में ही 0 दे रखा है और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो mgh होती है। तो यहाँ पे कुल ऊर्जा को मैं ई से दिखा रहा हूँ। तो ई का जो सूत्र आ गया वास्तव में तो 0 हो गया और प्लस mgh आ गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो गया। तो ये एनर्जी का जो मान आ गया वास्तव में क्या आ गया, mgh आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब लेते हैं बिंदु बी पर। बिंदु बी पर क्या होगा, वस्तु का वेग वगैरह निकल जाएगा। तो पहले सूत्र लगा लेते हैं वेग के लिए। ये x दूरी चल चुका है तो x दूरी चलने में कितना वेग प्राप्त कर लिया वो निकालना पड़ेगा। तो सूत्र होता है हमारे पास v² बराबर होता है u² प्लस 2as। तो इसमें ध्यान रखना v का मान यहाँ पर v1 लिख रखा है मैंने, देखो ध्यान से, यहाँ v1 है और u का मान तो 0 था और a का मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो गया और s का मान ध्यान से देखना x के बराबर यहाँ दिया हुआ है। तो सूत्र में रख देते हैं v1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 0 का हो जाएगा प्लस का 2g और x हो जाएगा, यानी v1 का स्क्वायर जो हो गया वो 2gx हो जाएगा। अब हम लेंगे बिंदु बी पर कुल ऊर्जा। बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मतलब है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इसको मैं ई से शो कर रहा हूँ। गतिज ऊर्जा 1/2 mv1² होगा और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mg और h की जगह दूरी देखो h माइनस एक्स हो गई है तो h माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ से v1 का स्क्वायर का मान यहाँ से रख दीजिए तो 1/2 v1² कितना है 2gx प्लस इसकी अंदर गुणा कर दीजिए mgh हो जाएगा और mgx हो जाएगा। तो mgx देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बच गया, यहाँ mgx हो गया प्लस का mgh हो गया और माइनस यहाँ mgx हो गया। ये mgx कट जाएगा तो E का जो सूत्र आ जाएगा वो कितना आ गया mgh आ गया। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर भी एक समीकरण थी और ये नीचे भी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों के मान देखो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब एक और रह गया है बिंदु सी। बिंदु सी पर भी हमें निकालनी है कितनी ऊर्जा है इसकी। बिंदु सी पे हम गतिज ऊर्जा सब कुछ लेना है। बिंदु सी पर वस्तु की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा के लिए निकालते हैं हम लोग, क्या होती है गतिज ऊर्जा होगी प्लस स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखिए, कुल ऊर्जा को मैं ई से दिखाता हूँ और गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv² और प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी mgh का मान अब 0 हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी तल पे पहुँच गई है। तो ई का मान कितना हो गया 1/2 mv²। परंतु गति की तृतीय समीकरण से क्या था, तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as। इसमें v का मान तो v है, ये तो v रहेगा, लेकिन u स्वतंत्रतापूर्वक चली थी तो 0 था और ट्वाइस a यानी a का मान g के बराबर है और s जो है वो h के बराबर चल पड़ा था। तो यहाँ सूत्र में रख दीजिए। तो v² बराबर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
2GH आ जाएगा, यानी वी स्क्वायर का मान हो गया 2GH। और ये मान कहाँ रखना है, ये सारा का सारा मान इस वाले में रखना है। इसलिए ई का मान कितना हो जाएगा, 1/2 m, वी स्क्वायर का मान 2GH आया है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई का मान जो आ जाएगा वो mgh आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 3 में भी ये mgh आया है, समीकरण 2 में भी ये mgh आया है, और समीकरण 1 में भी ये mgh आया है, यानी हर जगह ये समान रूप से ही आया है। इसलिए इसका मतलब ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो ये आप एक लाइन यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। अतः ये आंकड़े अतः उपरोक्त आंकड़े ऊर्जा संरक्षण ब्रैकेट में लिखना यांत्रिक ऊर्जा आंकड़े ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं। आज मैं यहीं तक करूंगा आपको, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को क्या है ये। आज यहीं तक रहने दे रहा हूँ मैं, अगले पार्ट में फिर मिलूंगा, मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ। अब अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग, तब तक थोड़ा सा आप लोग इंतजार करेंगे। ये नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर इसको यहीं